नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह जो आर्टिकल है, यह जो एडिटोरियल है, यह संबंधित है मुख्य रूप से भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपराधिक न्याय व्यवस्था। भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, आपराधिक न्याय व्यवस्था के समक्ष वर्तमान में किस तरीके की चुनौतियां देखी जा रही हैं, और साथ ही साथ भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के संदर्भ में और अच्छा बनाए जाने के संदर्भ में किन उपायों को अपनाए जाने की जरूरत है, इसके बारे में यह आलेख चर्चा करता है। मुख्य रूप से इसमें कुछ हालिया घटनाओं का जो है उदाहरण दिया गया है और हालिया घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और इसके संदर्भ में हमें न केवल न्यायपालिका में सुधार करना होगा बल्कि साथ ही साथ हमें जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उस पुलिसिंग की व्यवस्था में भी व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। तो आपराधिक न्याय व्यवस्था भारत में, इसको समझने के दृष्टिकोण से यह आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि वर्तमान में भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में हम बहुत सारी सीमाएं उजागर होते हुए देख रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पिछले महीने विकास दुबे एनकाउंटर यह देखा गया, जिसमें बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हुए पुलिस के द्वारा ही न्याय किया गया और उस एनकाउंटर में विकास दुबे को मार दिया गया। दूसरी तरफ हम उदाहरण हाथरस गैंगरेप का देखते हैं, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका के बिना ही पुलिस के द्वारा पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और इससे कई आलोचकों का मत है कि पीड़िता से संबंधित जो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो सबूत प्राप्त किए जा सकते थे, वो पीड़िता के अंतिम संस्कार के साथ ही समाप्त हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को काफी नकारात्मक रूप में देखा गया है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रसंग है इसमें हम दो तरीके से हम इसको देखेंगे। एक तो हम इसको देखेंगे कि यह जो आलेख है उस आलेख में क्या बात कही गई है, आलेख में लेखक का मत क्या है। ठीक है, लेखक का मत क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपराधिक न्याय प्रणाली के, आपराधिक न्याय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे। ठीक है, तो लेखक के अनुसार जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें वर्तमान में कमी आने का सबसे बड़ा जो कारक है वो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संपर्कों का टूटना, जिसमें सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं और जो न्यायपालिका है वो अपने हिसाब से कार्य कर रही है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो पुलिस है, चूंकि पुलिस मूल रूप से राज्य के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है, यही कारण है कि वर्तमान में पुलिस द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो उस पर कार्यपालिका यानी सरकार के नियंत्रण को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका की तुलना में कार्यपालिका की शक्तियां निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इससे एक प्रकार की असमानता पैदा हो रही है जो हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के तहत हम कार्यपालिका यानी सरकार को देखते हैं। ठीक है, हम व्यवस्थापिका यानी संसद की व्यवस्था को देखते हैं, राज्य विधानमंडलों की व्यवस्था को देखते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था को। अब इसके तहत यह माना जाता है सैद्धांतिक रूप से कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन तीनों के मध्य एक प्रकार का संतुलन बना रहना चाहिए, लेकिन ये जो संतुलन है वो वर्तमान में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है और विशेषकर कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के समक्ष अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है। ठीक है, तो जिस तरीके से कार्यपालिका सशक्त हो रही है, जिस तरीके से उसका
पुलिस आदि व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ रहा है, उसके चलते एक असमानता पैदा हो रही है जो वर्तमान में आपराधिक न्याय प्रणाली में देखी जा सकती है। इसके तहत विधि द्वारा निर्धारित जो ट्रायल की प्रक्रिया है जिसे न्यायालय में पूरा किया जाना चाहिए और उसके आधार पर जो आरोपी है उसको अपराधी ठहराया जाना चाहिए, ये जो पूरी जो प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना ही वर्तमान में न्याय तक पहुंचने की जो रास्ता है उसको देखा जा रहा है, जिसमें मामला अदालत में पहुंचने से पहले ही, ठीक है, मामला अदालत में पहुंचने से पहले और अदालत द्वारा न्याय निर्णय किए जाने से पहले ही कोशिश ये की जाती है कि पुलिस द्वारा फैसला कर दिया जाए। और इस तरीके की जो समाधान मूलक व्यवस्था है, ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच अपनाई जा रही है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से हो क्या रहा है कि जो वास्तविक सत्य है, जो अंतिम सत्य है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते और बहुत सारी बातें जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में बीच में ही रह जाती हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मात्र आरोपों के आधार पर ही आरोपी को अंतिम रूप से अपराधी ठहरा दिया जाता है और आरोपी वास्तव में अपराधी है अथवा नहीं, इसका जो न्याय निर्णय होना चाहिए, जो न्यायपालिका में किया जाना चाहिए, वहां तक बात पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे मामले में जो लेखक हैं उनका ये तर्क है कि मुख्य रूप से हमें सरकार, न्यायपालिका, ये जो प्रमुख अंग हैं, इनके मध्य एक संतुलन की आवश्यकता है और संतुलन के साथ ही आपराधिक न्याय व्यवस्था में बहुत सारे सुधार भी किए जाने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम आपराधिक न्याय प्रणाली या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो उससे तात्पर्य सरकार की ऐसी एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत होती हैं। ठीक है, इसके तहत मुख्य रूप से समाज में नियंत्रण करने का एक प्रयास किया जाता है, जिसमें समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि वह उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं वगैरह कार्य करती हैं, जिसमें मूल रूप से 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक संस्था है जिसे कहा जाता है कानूनों का प्रवर्तन करने वाली संस्था। ठीक है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इनको कहा जाता है, कानूनों का प्रवर्तन करने वाली संस्थाएं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जो मुख्य रूप से अपने क्षेत्र अधिकार में अपराधों की रिपोर्ट करती हैं और इस संदर्भ में जांच करती हैं। उनके द्वारा सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्र किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है और मुख्य रूप से इसमें पुलिस, सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का होता है, जिसमें पुलिस, सीबीआई आदि महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा मुख्य रूप से जो अपराध है उनकी जांच की जाती है और इसके संदर्भ में साक्ष्य कलेक्ट किए जाते हैं। जो दूसरे जो महत्वपूर्ण भाग है वो होता है एडजुडिकेशन का। ठीक है, एडजुडिकेशन या इसको हिंदी में कहा जाता है अधिनिर्णयन। जो दूसरी जो संस्था है वो न्याय निर्णयन करने वाली संस्था होती है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका का स्थान आता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से न्यायपालिका का स्थान इसमें आता है। अब ये जो न्यायपालिका की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत अलग अलग इसमें पक्षकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसने अपराध किया है अथवा नहीं, और यदि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला भाग कौन है? तो पहला भाग है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का, पुलिस और सीबीआई का। इनका काम न्याय निर्णयन करना नहीं है, बल्कि इनका जो है आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करना और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना है। अब जब न्यायपालिका तक बात जाती है तब उसमें मुख्य रूप से 3 बातें इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका में 3 पक्ष आप बता सकते हैं। एक पक्ष होता है जज जो निर्णय करता है, दूसरा पक्ष होता है उसे कहा जाता है अभियोजन, ठीक है, प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, और तीसरा होता है बचाव पक्ष का वकील। ठीक है, 3 तरीके के पक्ष दिखाई देते हैं। इसमें न्यायपालिका में जज द्वारा जो आरोपी पर, ठीक है,
यहाँ पे एक आरोपी है, उस आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं और इसके पक्ष में पुलिस और सीबीआई द्वारा जो साक्ष्य दिए जाते हैं वो उनकी जांच करके फैसला करेगा जज कि वह आरोपी वास्तव में आरोपी है, अपराधी है अथवा नहीं। अब यह जो आरोपी होता है उस पर जो पक्ष आरोप लगाता है, ठीक है, उस पर जो पक्ष आरोप लगाता है उसे कहा जाता है अभियोजन पक्ष, उसे कहा जाता है प्रोसिक्यूशन पक्ष। ठीक है, तो अभियोजन क्या होता है? तो अभियोजन वे वकील होते हैं जो न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर आरोपी के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, यह जो है कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि पुलिस या सीबीआई के द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्यों की समीक्षा करता है और यह निर्णय लेता है कि क्या केस छोड़ देना चाहिए या फिर मुकदमा दायर करना चाहिए। अब जब एक बार मुकदमा दायर हो जाता है तब आरोपी को भी अपना पक्ष रखने के लिए, आरोपी को भी अपने को बचाने के लिए वकील दिया जाता है और यह जो वकील होता है वो कहलाता है बचाव पक्ष का वकील, जो सरकार के द्वारा दायर मुकदमे के खिलाफ न्यायालय में आरोपी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसको आरोपी के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें पहला जो अंग होता है वो होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कानून प्रवर्तन एजेंसी, जिसमें पुलिस सीबीआई आती है। दूसरा होता है न्यायपालिका, जिसमें अभियोजन पक्ष, जज और बचाव पक्ष की भूमिका होती है। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो होता है कारावास, जेल या जिन्हें सुधार गृह कहा जाता है, जिनका प्रमुख कार्य न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 3 अंग हो गए, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये एक महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा न्यायपालिका ये एक महत्वपूर्ण अंग है और तीसरा जेल। ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है आपराधिक घटनाओं को रोकना, अपराधियों को दंड देना, अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा देना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब यह जो पूरी जो व्यवस्था है उसमें वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी कमियां देखी जा रही हैं जिसे समझने की जरूरत है। ठीक है, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखिए, इसको एक एक करके देखा जा सकता है, जिसमें पुलिस के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसको ध्यान में रख सकते हैं, न्यायपालिका के समक्ष कौन सी चुनौतियां इसको ध्यान में रख सकते हैं, जेलों में क्या क्या दिक्कतें हैं इसको ध्यान में रख सकते हैं। इस आधार पर 3 जो हैं चुनौतियां के हेड्स बना के इसको देखा जा सकता है। जब हम बात करें कानून प्रवर्तन इकाइयों की चुनौतियों की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पुलिस की जो छवि है वो जनता के साथ मित्रवत नहीं है और वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली संस्था के रूप में दिखाई देती है, जिसमें पुलिस में भ्रष्टाचार, पुलिस पर अत्यधिक कार्यभार और पुलिस में आवश्यक संसाधनों का दबाव, ठीक है, अभाव आदि दिखाई देता है। साथ ही पुलिस एजेंसी पर राज्य सरकारों का अत्यधिक नियंत्रण, यह भी एक ऐसी चुनौती है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। अगर हम बात करें अधिनिर्णयन की न्यायपालिका के क्षेत्र में, तो न्यायपालिका के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं और कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के हैं, यानी लगभग 4 करोड़ मामले लंबित हैं। हम न्यायालयों की कमी को भी देखते हैं, न्यायाधीशों के पदों को कम होता भी देखते हैं और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में पद रिक्त भी पड़े हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में 20 लाख से अधिक आपराधिक मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं, जो एक चिंता का विषय है। अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये कम से कम संख्या 50 होनी चाहिए। उसमें भी न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 23% पद खाली पड़े हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है।
अगर हम जेलों की चुनौतियों के बारे में देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में भारतीय जेलों की जितनी क्षमता थी उसमें 14 गुना ज़्यादा कैदी बंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी जेल में 100 लोगों को रखने की क्षमता है तो वहाँ पे 114 लोग जो हैं रखे हुए हैं, जो उसकी क्षमता से ज़्यादा हैं। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे अधिक अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या वाला देश है। अंडर ट्रायल कैदियों से तात्पर्य एक ऐसे कैदियों से होता है जिनको अभी तक अपराधी ठहराया नहीं गया है और वो जो है अपने मुकदमे के फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो जेल में हैं बावजूद इसके कि वो अपराधी अभी तक ठहराए नहीं गए हैं, यानी एक तरीके से अभी तक वो अपराधी नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी सजा की या अपने ऊपर लगाए गए आरोप की सजा को भुगत रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यह उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है और जेलों में बंद लगभग 67% कैदी जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यह कुछ आपराधिक न्याय प्रणाली की समस्याएं हैं जिसे समझने की ज़रूरत है और इसी के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से ना केवल हमें पुलिस में जो कमियां हैं उसको दूर करना होगा, ना केवल हमें न्यायपालिका की जिन दिक्कतों की बात करी हमने उसे दूर करना होगा, साथ ही साथ जेलों में भी हम सुधार मूलक प्रवृत्तियों को, सुधार मूलक गुणवत्ताओं को बढ़ावा दे सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें निर्णयन प्रक्रिया को भी तीव्र बनाना होगा और इसके लिए जो न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया चलती है, जो ट्रायल प्रक्रिया चलती है, उसको हमें द्रुत बनाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत में मूल अधिकारों की व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है, भारत में मूल अधिकारों की व्यवस्था के अनुरूप केवल आरोपों के आधार पर ही किसी आरोपी को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर ट्रायल किया जाना और इस संदर्भ में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में व्यापक सुधारों की ज़रूरत है, जिसमें मुख्य रूप से हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस आदि में सुधार करना होगा, हमें न्यायपालिका में सुधार करने की ज़रूरत है और साथ ही हमें जेलों में भी सुधार करने की ज़रूरत है। तभी हम भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में एक बेहतर कार्यान्वयन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से है। मुख्य रूप से जो आर्टिकल है ये बात करता है सोशल मीडिया की, किस प्रकार से भारत जैसे देशों में सोशल मीडिया का लगातार प्रसार हो रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया जहां एक ओर बहुत सारे लाभों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर इससे संबंधित बहुत सारी चुनौती भी हैं जिससे निपटने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे किस प्रकार से निपटा जाए इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। मुख्य रूप से जो सोशल मीडिया है वो किस प्रकार से गलत सूचनाओं को बढ़ावा दे रहा है, किस प्रकार से यह फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहा है, किस प्रकार से लोगों के पूर्वाग्रहों को, लोगों की गलत मान्यताओं को और बेहतर और आगे बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है, तो वर्तमान में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का अत्यधिक प्रसार देखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इससे अनेक समस्याएं भी पैदा हुई हैं जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमें इसमें बहुत सारी साइट्स वगैरह के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि प्रमुख हैं। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप आदि को भी शामिल किया जा सकता है। तो यह जो सोशल मीडिया है भारत में वर्तमान में इंटरनेट, विशेषकर मोबाइल इंटरनेट के प्रयोग से काफ़ी विस्तारित हुआ है और 2019 तक भारत में लगभग 58 करोड़, ठीक है, 574 मिलियन या कह सकते हैं लगभग 58 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपभोगकर्ता थे और इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। एक अनुमान के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में लगभग 64 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपभोगकर्ता हो सकते हैं।
जिसमें अधिकांश जो इंटरनेट उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट प्रयोग करते हैं और विशेषकर 4G आने के बाद, विशेषकर जियो द्वारा नेट को सक्षा बनाने जाने के बाद से इसके प्रयोग में वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2019 में भारत में कुल डेटा यानी 4G डेटा उपभोग में लगभग 47% की वृद्धि हुई है। अब इसमें 4G की भागीदारी वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 96%। इसका मतलब क्या हुआ कि ना केवल इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट के संदर्भ में जो 4G इंटरनेट है, जो 3G 2G की तुलना में ज़्यादा तीव्र चलता है, उसमें भी वृद्धि देखी जा रही है। अब ये जो सोशल मीडिया है बहुत सारे लाभों को लेकर आता है जिसे समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके द्वारा सूचना का लोकतंत्रीकरण किया जाता है, यानी ज्ञान और जो संचार सुविधाएं हैं वो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहती, इसका व्यापक प्रसार होता है, जिसमें पूरे दुनिया में अरबों लोगों की भूमिका देखी जा रही है सूचना, इंफॉर्मेशन, कंटेंट को बनाने और उसको प्रसारण में। जिसमें जो लोग हैं ना केवल उसके उपभोक्ता होते हैं बल्कि वो खुद जो है कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं और उस कंटेंट को फैलाने वाले प्रसारकर्ता भी होते हैं। अब यह जो सोशल मीडिया है ये बहुत सारे अवसरों को पैदा कर रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था से, ठीक है, जिसमें व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग किया जा रहा है और वर्तमान में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह उभर के आए हैं वो जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के आने से पहले इस तरीके से YouTube के माध्यम से कोई इस प्रकार से पैसा कमा सकेगा, इसको लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वर्तमान में इस तरीके के निरंतर अवसर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके तहत हम व्यापक और विविध समुदायों को देखते हैं और विशेषकर ऐसे समुदाय जो पहले समाज में खुद को वंचित माना जाता था। ठीक है, पहले समाज में जिनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, जैसे कि LGBT समुदाय आदि, जैसे कि अल्पसंख्यक महिलाएं आदि, ठीक है, जैसे कि भाषाई अल्पसंख्यक आदि। अब ऐसे जो समूह हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं, विचारों, अनुभवों, महत्वाकांक्षाओं और मांगों को प्रसारित कर सकते हैं और बहुत हद तक उनकी मांगों को सुना भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी सस्ता और आसान साधन है, जिसमें अगर आप कोई कंटेंट निर्माण कर रहे हैं, यदि आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और केवल आपका कौशल, यदि बोलने की क्षमता आपकी अच्छी है, यदि आप जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं तो फिर आप काफ़ी आसानी से कंटेंट बना सकते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम, प्रामाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल मीडिया ने एक ऐसे डायमेंशंस को खोल दिया है जो पहले नहीं देखा गया था और यह जो है कई सारे लाभों को लेने वाला है। ठीक है, अगर इसके आयामों को एक चित्र के माध्यम से देखें, अगर इसके डायमेंशंस को चित्र के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि सोशल नेटवर्क के माध्यम से ना केवल व्यापार के अवसर पैदा होते हैं, ठीक है, ना केवल हम इसमें सहयोग की भावना, गठबंधन की भावना को बढ़ा सकते हैं, ना केवल हमारे करियर को आगे बढ़ाने में इनका योगदान है, ना केवल ये ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यमों से अवसरों को बढ़ाता है, ना केवल इससे हम अपनी मित्रता की जो अवधि है, मित्रता की जो श्रेणियां हैं उसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सामाजिक कौशल्स को, कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को, ठीक है, वर्चुअल कम्युनिटी के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं और यह जो है सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया के लाभों के रूप में गिना जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार होता जा रहा है वैसे वैसे ही सोशल मीडिया ने बहुत सारी समस्याएं भी पैदा कर दी हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो सबसे बड़ी जो समस्या देखी जा रही है वो देखी जा रही है मिस इन्फॉर्मेशन की, गलत सूचनाओं की और साथ ही फेक न्यूज़ की। तो गलत सूचनाओं का प्रसार और फेक न्यूज़ का प्रसार
और गलत सूचनाओं और फेक न्यूज़ के प्रसार के माध्यम से समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाना, समुदायों के बीच हिंसा को बढ़ावा, समुदायों के बीच नफरत की भावना को बढ़ावा और समुदायों के बीच हेट स्पीच को बढ़ावा, यह जो है इसके सबसे बड़े नकारात्मक पक्षों में से कहा जा सकता है। जिसमें गलत सूचनाओं के प्रसार के साथ ही जो न्यूज़ फैलाई जाती है, जो सूचनाएं फैलाई जाती हैं, वो वाणिज्यिक हितों से भी प्रसारित होती हैं और इसमें जनता में पहले से विद्यमान पूर्वाग्रहों का लाभ उठाकर समाज को भ्रमित किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसा काम करता है? तो सोशल मीडिया में बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारे सूत्र वगैरह काम करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह कार्यरत होते हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति कोई सूचना सर्च करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर कंपनी का जूता जो है वो सर्च किया, तो अगली बार जब वो साइट खोलेगा तो उस जूते से संबंधित जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वही उसको दिखाई देंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने वो पर्टिकुलर जूता सर्च किया था, तो उसके एल्गोरिदम में, ठीक है, उसका एल्गोरिदम में यह सेट हो गया कि इस व्यक्ति को ये पर्टिकुलर जूता पसंद है। यही कारण है कि आगे चलकर उस जूते से ही संबंधित सारे ऐड उसको दिखाई देंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष से संबंधित, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म से संबंधित कोई सामग्री, ठीक है, प्रसारित की या कोई सामग्री सर्च की, तो अगली बार उसकी जब पोस्ट होगी उसमें हिंदू धर्म से संबंधित संगठन वगैरह को दिखाया जाएगा और इसमें ऐसे भी संगठन शामिल हो सकते हैं जो ज़्यादा कट्टरवादी हो और इस तरीके से उस व्यक्ति को धीरे धीरे उसके हिंदू धर्म के झुकाव के आधार पर आगे चलकर कट्टरवाद की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों द्वारा जो आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं ऑनलाइन, जो युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है कट्टरवाद की तरफ, उसके लिए भी सोशल मीडिया का इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें एल्गोरिदम के आधार पर सूचनाओं को प्रसार किया जाता है, जिसके तहत पहले से खोजी गई सूचना को आधार बनाकर आगे सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, जिससे व्यक्ति के जो पूर्वाग्रह हैं वो और भी बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे चलकर हिंसा और तनाव को बढ़ावा मिलता है, जो काफी चिंता का विषय है। ठीक है, अब यही कारण है कि विशेषकर इंटरनेट इस तरीके के माध्यम ना बने। ठीक है, इस तरीके से हेट्रेट को फैलाया ना जाए, इसके लिए काफी सारे उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेट्रेट फैलाई जाए, जब भी सोशल मीडिया पोस्ट में फेक न्यूज़ की बढ़ोतरी हो, तो इसमें जो टेक्निकल कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यह जो कंपनी है जिनको बिग टेक कहा जाता है, ठीक है, बिग टेक कंपनीज, इनका सीधा सीधा ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके के कंटेंट के प्रति जिम्मेदारी लें, जिसमें यदि गलत सूचना के आधार पर हिंसा फैलती है तो इसमें इन कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें वर्तमान में विद्यमान कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने की ज़रूरत है, जैसे कि आईटी एक्ट, 2008 का आईटी एक्ट आदि, इसके अलावा आईपीसी के अलग अलग प्रावधान आदि। इसमें हमें सोशल मीडिया कंपनियों में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको लागू करना होगा, जिसमें जो सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह हैं वो किस तरीके से अपनी इंटरनल डिसीजन मेकिंग को करती हैं, इसको पारदर्शी बनाया होगा। जैसे कि अभी हाल में ही फेसबुक ने घोषणा किया है कि वो अपनी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया में एक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना करेगा, जो उसकी कंपनी में सुप्रीम कोर्ट की तरह होगा, जो इसके संदर्भ में फैसला करेगा कि कंपनी ने जो निर्णय वगैरह लिए हैं उन निर्णयों का, उन फैसलों का कहीं जनता पर गलत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसके तहत वर्तमान में जो विज्ञापनों को टारगेट करते हुए एल्गोरिदम स्थापित किए जाते हैं या फिर जो कंटेंट बनाया जाता है उसको रोक लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो न्यूज़ हमारे सामने आती है उसको और ज़्यादा संतुलित दृष्टिकोण दिया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको किए जाने की ज़रूरत है और इसके आधार पर हम जो सोशल मीडिया के लाभों के बारे में हम बात किए हैं, उन सोशल मीडिया के लाभों को हम और बेहतर ढंग से
ठीक है, देख सकते हैं और उन बेहतर ढंग से हम उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब यह जो आर्टिकल है इसमें यह जो खबर है मुख्य रूप से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था। उसी निर्णय पर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश में का एक मामला आया है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि स्कूली व्यवस्था में कक्षा 1 से लेकर 6 तक जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे, जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे, उन प्राइमरी स्कूल्स और इसके ऊपर के प्राइमरी स्कूल्स में कक्षा 1 से लेकर 6 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो शिक्षा का जो माध्यम होगा, वो पूरी तरीके से अंग्रेजी होगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार चाह रही है कि प्राइमरी लेवल से ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बना दिया जाए और इसमें स्थानीय भाषाओं को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें स्थानीय भाषाओं का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। अब यह जो आंध्र प्रदेश सरकार की पॉलिसी थी, इस आंध्र प्रदेश सरकार की भाषा नीति के खिलाफ जो जो हाई कोर्ट का फैसला था वो आंध्र प्रदेश के पक्ष में नहीं गया। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश अब ये मामला लेकर गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस पे कहना है कि अंग्रेजी के साथ ही बच्चों को ज़रूरत है कि उनकी मदर टंग भी सीखने की जो है उसको महत्ता दिया जाना चाहिए, जिसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हालांकि ये बात सही है कि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत कैसी विविध देश है, भारत में कितनी विविधता है और इसी के अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। अब इसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि विशेषकर समाज को समावेशी बनाए जाने के संदर्भ में, समाज में समता का विकास करने के संदर्भ में, सभी को एक समान प्लेटफॉर्म दिए जाने के संदर्भ में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के प्रारंभ से ही लागू किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग को अंग्रेजी से निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि जब बच्चा प्रारंभिक परीक्षाओं में होता है, जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में होता है, जब बच्चा प्राइमरी लेवल पर होता है, तो यह आवश्यक है कि उसको उसकी मातृभाषा भी सिखाई जाए और अंग्रेजी को बढ़ावा दिए जाने के साथ भी यह भी आवश्यक है कि जो वर्नाकुलर भाषाएं हैं, जो स्वदेशी भाषाएं हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर ये जो मातृभाषा है या स्वदेशी भाषा है, यह भी लुप्त हो सकती है। तो दोनों तरह की इच्छाओं में, जिसमें अंग्रेजी को वैश्विक भाषा का महत्व दर्जा देते हुए उसे समझने का दृष्टिकोण, उसे सीखने का दृष्टिकोण वह भी अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ वर्नाकुलर भाषाओं को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है, ठीक है, राज्यसभा में एक प्रश्न उठाया गया था, राज्यसभा में एक मांग की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट्स में जो जजेस की जो नियुक्ति है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों के जो पद हैं वो पूर्ण रूप से भरे नहीं गए हैं और जिस तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद भरे नहीं जा रहे हैं, उसके चलते सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वो चाहती है कि न्यायपालिका को ज़्यादा सशक्त ना बनाया जाए। ठीक है, तो मुख्य रूप से संबंधित है न्यायपालिका में, हाई कोर्ट्स में जजों के पदों को भरने से। ठीक है, तो राज्यसभा में उच्च न्यायालयों में जजों की कमी के मामले को उठाया गया है, जिसमें आंकड़ों में ये बताया गया कि 1 सितंबर 2020 तक कुल 25 हाई कोर्ट्स में से 1079 पद स्वीकृत हैं जजेस के, लेकिन उसमें से 398 पद रिक्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 1/3 पद रिक्त हैं और इसी के आधार पर विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि कार्यपालिका चाहती है कि न्यायपालिका को पंगु बना दिया जाए ताकि कार्यपालिका किसी भी प्रकार के प्रश्न को ना उठा सके, ठीक है, कार्यपालिका के विरुद्ध। अब सरकार का इसका जो है मत यह है कि पदों के भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन चूंकि पदों को भरने की प्रक्रिया में एक सुनिश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है
और इसमें हमें गुणवत्ता को भी बनाए रखने की चुनौती होती है। यही कारण है कि इसमें थोड़ी देर होती है। ठीक है। वर्तमान की व्यवस्था को देखें तो वर्तमान में कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जजों को नियुक्त किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के नेतृत्व में वरिष्ठ जजों की समिति, जिसमें 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो जो है मिलकर जजों के नाम और उनकी नियुक्ति का फैसला करते हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति होनी है, हाई कोर्ट्स में किन जजों की नियुक्ति होनी है, इस पर फैसला किया जाता है। साथ ही साथ उनका तबादले के संदर्भ में जो फैसले होते हैं वो भी कोलेजियम प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के कौन से जजेस पदोन्नत होके, ठीक है, हाई कोर्ट के कौन से जज की जो है प्रमोशन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यह फैसला भी कोलेजियम ही करता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कोलेजियम व्यवस्था जो है उसका उल्लेख ना तो मूल संविधान में है और ना ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। विशेष रूप से 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 के दशक में खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, विशेषकर कई जजेस केसेस आए थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस। इन जजेस के केसेस में कोलेजियम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। यानी अगर इस तरीके से हम देखें तो वर्तमान में हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो मामला है वो मूल रूप से इसके लिए न्यायपालिका का भी उत्तरदायित्व बनता है और इसके संदर्भ में दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। वर्तमान समय में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य पृथकीकरण देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 50 के तहत तीनों की जिम्मेदारी को निर्धारित किया गया है। इसके तहत यह जरूरी है कि सभी अंग बेहतर ढंग से काम करें, जिसमें गुणवत्ता, क्वालिटी को भी बनाए रखने पर इक्वली बल दिया गया है, समान रूप से इस पर बल दिया गया है। इसके लिए न्यायपालिका भी अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट्स के जो पद खाली हैं उनको समय से भरा जाए, ताकि हाई कोर्ट्स अपने पूरी सशक्तता से कार्य कर सकें और भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अपने पक्ष का योगदान दे सकें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो संबंधित है पेज नंबर 14 से और यह संबंधित है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से। अब इसमें हुआ क्या है, तो अभी हाल में ही सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एक निवेश के समझौते को मंजूरी दी है, जिसका संबंध है भारत सरकार की एक स्कीम से, जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यह मुख्य रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मुख्य रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने की एक योजना है, जिसमें मोबाइल फोन के निर्माणकर्ताओं को, ठीक है, मोबाइल फोन की निर्माण करने वाली कंपनियों को भारत में मोबाइल फ़ोन के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाता है और इसके लिए सरकार द्वारा कई सारी छूट भी दी जाती हैं। ठीक है। अब तक भारत सरकार के पास लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के मूल्य के बराबर इस तरीके के प्रपोजल आ चुके हैं, जिसमें सैमसंग ने भारत में मोबाइल फ़ोन के निर्माण को लेकर रुचि दिखाई है। एप्पल के फ़ोन बनाने वाली कंपनियां, जिसमें फॉक्सकॉन शामिल है, जिसमें विस्ट्रॉन शामिल है और जिसमें पेगाट्रॉन शामिल है, वो भी ये चाह रहे हैं कि एप्पल का जो फ़ोन जो वर्तमान में चीन में बनाया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, वो जो है भारत में बनाए। तो 37% एप्पल और लगभग 22% सैमसंग, यह जो है कुल मिलाकर लगभग 60% ग्लोबल डिमांड को पूरी करती हैं। तो अगर ये दोनों कंपनियों की निर्माण इकाई भारत में स्थापित होगी तो इससे निश्चित ही भारत को लाभ होगा। ठीक है। अब इसके माध्यम से जो निवेश को बढ़ावा दिया गया है उसके चलते प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, यह मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन के निर्माण और उनकी असेंबली, उनकी टेस्टिंग, उनकी मार्किंग और उनकी पैकेजिंग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कलपुर्जों के भारत में ही निर्माण के संबंध में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए इसके तहत लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि भारत की घरेलू निर्माण तो पूरी हो ही, साथ ही साथ भारत में मोबाइल का निर्माण हो, भारत में मोबाइल की असेंबलिंग हो, भारत में मोबाइल से संबंधित कलपुर्जे बने और इसकी दुनिया भर में आपूर्ति हो। इसके तहत भारत सरकार जो कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स लगाएंगी उनको 4 से 6% का प्रोत्साहन राशि देती है। अपनी तरफ से सरकार जो है उनको कुछ पैसा देती है ताकि वो अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकें भारत में। ठीक है, इसके तहत कोशिश ये की गई है कि दुनिया के स्तर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, जैसे कि सैमसंग से संबंधित कंपनियां या फिर जो हमने बात की एप्पल से संबंधित कंपनियां, फॉक्सकॉन आदि, वो जो हैं अपने अपने फैक्ट्रीज को, अपनी उत्पादन इकाइयों को भारत में लगाएं। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और इसमें 4 से 6% की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अब इसकी जो कुल लागत मानी गई है वो लगभग 41,000 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जिसमें 40,951 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन परिव्यय, इसमें सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा 4 से 6%, ठीक है, और 44 करोड़ रुपए का प्रशासनिक व्यय शामिल है। अब इसके तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है, यह आशा की जा रही है कि अगले 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट रोजगार और इसके 3 गुना यानी लगभग 6 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यानी अगले 5 साल में इसके माध्यम से लगभग 8 लाख रोजगारों का सृजन होगा। तो रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से यह काफ़ी बड़ी परियोजना है। ठीक है, वर्तमान में भारत में जो मोबाइल का उत्पादन है वो 2014-15 में 18,900 करोड़ था और वर्तमान में ये बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ तक हो गया है। और पूरी दुनिया में मांग की जा रही है कि घरेलू जो मांग है मोबाइल फ़ोन की, उसकी भी आपूर्ति हो सके, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का जो निर्यात है वो भी भारत से किया जा सके। तो इस तरीके की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत भारत जो है मेक इन इंडिया के साथ ही असेंबल इन इंडिया के प्रावधान को भी बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से इस परियोजना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे समझे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो जिस तरीके से अभी हाल में ही जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, उसी तरीके से अब फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो गई है। और ये जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई है यह 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, जिनका नाम है रेनहार्ड गेंजेल, ठीक है, एंड्रिया गेज और रॉजर पेनरोज। ठीक है, क्या नाम है? रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज और रॉजर पेनरोज। और इनको जो मिला है नोबेल प्राइज वो मुख्य रूप से मिला है ब्लैक होल के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, जिनका जो शोध है वो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय विचित्र वस्तु से संबंधित है, जिसे कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, इसमें रॉजर पेनरोज ने ये सिद्ध किया कि साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का निर्माण संभव है। वहीं दूसरी ओर रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने हमारी आकाश गंगाओं के केंद्र के मध्य एक ऐसा अदृश्य लेकिन अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड खोजा जो आकाश गंगा केंद्र के आसपास के तारों की कक्षा को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलकर जो है इन्होंने यह प्रमाणित किया कि ब्लैक होल्स का निर्माण किया जा सकता है। और ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो अत्यधिक द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जो इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण रखते हैं कि इनसे कुछ भी नहीं बच पाता और ये प्रकाश को भी निगल पाता है।
ठीक है। अब रॉजर पेनरोज का जो ये अध्ययन है वो फिजिक्स के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है, जिसको आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला हैं, और मुख्य रूप से यह पुरस्कार दिया गया है ब्लैक होल के संदर्भ में। ठीक है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अत्यधिक बल देता है? कोविड-19 के प्रबंधन के संदर्भ में आयुर्वेद और योग पर, कोविड-19 के प्रबंधन के संदर्भ में स्वदेशी वैक्सीन के त्वरित विकास पर, कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या की पारदर्शिता पर, उपरोक्त सभी। तो कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से कोविड-19 की जो हल्की जो सिम्टम होते हैं, कोविड-19 के जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उसको योग के माध्यम से, उसको आयुष थेरेपीज के माध्यम से वो सही करने का यह प्रोटोकॉल है, और इसका संबंध है आयुर्वेद और योग से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, जिसे अभी हाल में ही स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। तो इसका उत्तर है हमारा ए। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन या कथनों की पहचान करें। CDSCO केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है। यह खाद्य और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है। तो असत्य कथन पहचानना है, तो इसमें पहला कथन सत्य है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ये संस्था है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3 सी, क्योंकि हमें क्या निकालना है? असत्य कथन। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तो आज पेज नंबर 10 में से संबंधित खबर आई है, जिसमें आयुष मंत्रालय ने कोशिश की है कि आयुष आदि का भी प्रयोग किया जा सके, और इसके लिए जो है प्रोटोकॉल जारी किया गया है। ठीक है। जिसमें कोविड-19 के संबंध में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा जैसी औषधियों के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ भारत में वैक्सीन का जो प्रयोग है, भारत में विशेषकर जो रूसी वैक्सीन को जो है ट्रायल 3 के तहत प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए CDSCO संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO भारतीय दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है, जो औषधि और प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। CDSCO में भारतीय औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों का विनियमन करते हैं, जिसमें औषधि के आयात पर विनियामक नियंत्रण, नई औषधियों और नैदानिक परीक्षणों का अनुमोदन, औषधि परामर्शीय समिति और औषधीय तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की बैठकें केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के तौर पर कुछ विशिष्ट लाइसेंसों को अनुमति देने के लिए कार्य करता है। मुख्य रूप से भारत में जो ड्रग्स हैं उनको अनुमति देना, ड्रग्स ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स को अनुमति देना, ठीक है, वैक्सीन को अनुमति देना, इसके संदर्भ में जो है CDSCO और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कार्य करता है। ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और देश में इसके 6 जोनल कार्यालय, 4 सब जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं हैं।
मुख्य रूप से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा। ठीक है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के प्रदर्शन में एकरूपता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। तो वर्तमान में कोविड-19 के दौर में CDSCO और ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया, ठीक है, यह जो है आप काफी सुनते होंगे, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रही गुपकर उद्घोषणा का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने से, तमिलनाडु में हिंदी को जबरन थोपे जाने के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन से, भारतवर्ष में साम्यवादी शासन स्थापित किए जाने से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर है डी, और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को हटाए जाने के संबंध में इसका योगदान है। ठीक है। तो ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो आज अखबार में इससे संबंधित एक खबर आई है जिसमें गुपकर उद्घोषणा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। 4 और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्थिति है, जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल दर्जा है, उसको जो है समाप्त कर दिया गया था। और इसको जो है देखने जाने के संदर्भ में, इसको जो है इसके विरोध में 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 6 प्रमुख दलों के द्वारा इसे अपनाया गया, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव लाएं, और इसके आधार पर इसकी आलोचना की गई। और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35A में जो बदलाव लाए गए हैं उसको फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन 6 पार्टीज ने मिलकर यह उद्घोषणा जारी की, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिस प्रकार से बिना जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे ये फैसला लिया गया है उसकी आलोचना की जानी चाहिए। ठीक है। तो यह जो है पूछा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक पारदर्शी और उपयोगी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। इसका गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक व दो, ना तो एक ना ही दो। तो सत्य कथन की बात करनी है, तो इसमें पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी बैठक अभी होने वाली है। ठीक है, 7 और 9 अक्टूबर को। ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन भारत सरकार में ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। अब इसके तहत RBI एक्ट में संशोधन हुआ, तो याद रखिएगा RBI एक्ट 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से इसका संबंध नहीं है। RBI एक्ट में संशोधन करके इसको गठित किया गया, जिसमें इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य RBI से और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक समिति के, ठीक है, प्रभारी के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक,
केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 की उपरोक्त सभी। तो इसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये आईएमएफ जारी करता है, ठीक है, ये सही है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2, ठीक है। तो आज जो है आईएमएफ से रिलेटेड खबर आई है, जिसमें उनका ये कहना है, उनका ये अनुमान है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी इफेक्ट हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है इसमें सुधार आ रहा है। हालांकि इसमें अभी और भी सुधार आना बाकी है, जिसके लिए सभी देशों द्वारा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में हम बात करें तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर को स्थिर रखने, ठीक है, आर्थिक विकास को सुगम बनाने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस में है और एसडीआर जो है इसकी विशेष मुद्रा कहलाती है। मुख्य रूप से रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, और जब देशों में भुगतान संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके संदर्भ में आईएमएफ द्वारा उन्हें लोन दिया जाता है। मुख्य रूप से इसके द्वारा 2 रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी 2020 का, जो अभी हाल में ही 4 अक्टूबर 2020 को हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित स्थल की बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो ये तीनों जो हैं घंटाशाला, कदूरा और चौल, इनका संबंध विदेशी बंदरगाह, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों से है। ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल की अनेक घटनाएं साबित करती हैं कि भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था का विघटन हो रहा है, जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था के विभिन्न अंगों का दृष्टिकोण समस्या समाधान व्यवस्था की ओर स्थापित होने से सत्य तक पहुंचने का मार्ग पीछे छूट गया है। आपराधिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। यद्यपि सोशल मीडिया के प्रसार ने अनेक लाभों को प्रशस्त किया है, हालांकि इससे जनित गलत सूचनाओं के तूफानों और उसके दुष्प्रभावों के प्रति भी त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं आज की हमारी चर्चा के आधार पर, ठीक है। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के वीडियो के तहत हमने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम चर्चा कर सकें, जिसके तहत हमने पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस की जो है हमने चर्चा की है, ठीक है। चलिए, तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।